Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. आज की इस मोटिवेशनल टॉक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को सीआरसी लखनऊ की तरफ से मैं विकास मिश्रा सादर प्रणाम करता हूं। आज की इस मोटिवेशनल टॉक में जो मोटिवेशनल टॉक की सीरीज 1 है, इस श्रृंखला की पहली मोटिवेशनल टॉक है जिसका शीर्षक माई जर्नी फर्स्ट स्टेप टू नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इन पैरा स्पोर्ट्स। आज की इस डेडिकेटेड सीरीज में हम बात करेंगे ब्लाइंड फुटबॉल और ब्लाइंड क्रिकेट की। और हमारे साथ इस मोटिवेशनल टॉक में उपस्थित रहेंगे विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर महांतेश जी। डॉक्टर महांतेश जी प्रेसिडेंट क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया एवं फाउंडर एंड मैनेजिंग ट्रस्टी समर्थनम ट्रस्ट के ट्रस्ट में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर का इस मोटिवेशनल टॉक में बहुत बहुत स्वागत मैं सीआरसी लखनऊ की तरफ से करता हूं। इसी के साथ हमारे जो रियल लाइफ अचीवर्स और मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनमें श्री पंकज राणा। श्री पंकज राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मोटिवेशनल टॉक में। पंकज राणा जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, आप कैप्टन इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम है और बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस एज अ कैप्टन आपने खेले हुए हैं। इसके साथ में हमारे दूसरे रियल लाइफ अचीवर मोटिवेशनल स्पीकर होंगे श्री शौकत अली जी, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं और आप भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट खेल चुके हैं और आपके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है पैरा स्पोर्ट्स के प्रति। आज के इस वेबिनार में मैं स्वागत करता हूं हमारे आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर का, जिनके ऊर्जावान और हम लोगों को जो उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिलती है उससे हम इस तरीके के वेबिनार सीआरसी के पटल से आयोजित कर पाते हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है इस मोटिवेशनल टॉक में। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आदरणीय डायरेक्टर सर से निवेदन करूंगा कि वो हमारे जो भी मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर महांतेश जी, महांतेश सर का कृपया स्वागत करें और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। डायरेक्टर सर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस आप लोगों ने सीआरसी के अधिकारी कर्मचारी और आप समन्वयक द्वय जो है विकास जी और नागेश जी, आपने जो मोटिवेशनल सीरीज शुरू की है उसमें आज पैरा स्पोर्ट्स की और क्रिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटीज हम बातें करेंगे। ये बहुत अच्छा आगाज है, बहुत अच्छी शुरुआत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज को बहुत आगे तक ले जाएंगे। जितने भी प्रभाग विभाग हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे दिव्यांग जनों को मोटिवेशन की जरूरत है, रियल लाइफ अचीवर्स ने कैसे एक समझना करते हुए इस इन जिस वो मुकाम पे पहुंचे हैं उसको अचीव किया है, उनकी बातें सुनेंगे। और I didn't get that. Could you try again? इसके अलावा
इन क्षेत्रों में संभावनाएं क्या है, कैसे लोग सकते हैं, उस सब विषयों पर भी बातें होंगी। इन क्षमा चाहता हूं, आज के इस कार्यक्रम के हमारे चीफ गेस्ट जो कि मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं जुड़ गए हैं, डॉक्टर महंतेश जी जो कि प्रेसिडेंट हैं क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया और फाउंडर मैनेजिंग ट्रस्टी हैं समर्थनम ट्रस्ट के। सर आपका पंकज राणा जी आज के की स्पीकर, कैप्टन हैं इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम, और शौकत अली जी जो कि बहुत ही मशहूर व्यक्तित्व हैं हमारे देश में, उत्तर प्रदेश ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कैप्टन और भारत ब्लाइंड क्रिकेट के भी वाइस कैप्टन रह चुके हैं। आप सभी का मैं अपने मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, अपने राष्ट्रीय संस्थान, अपने सीआरसी और जितने हमारे स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, सबकी तरफ से आप तीनों महानुभावों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आपकी बातें सुन के आप लोग जो समाज में जिन कठिनाइयों का आपने सामना करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं और कैसे आपने सोसाइटी को एम्पैथिक बनाया है, या आपको कोई ना कोई जरूर एम्पैथिक मेंटर मिला होगा जिससे आप लोगों ने जो मुकाम अचीव किया है वो आसान नहीं है। ये सब सुन के मुझे लगता है कि आज हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में आपकी बातों का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और बहुत सारे हमारे जो ब्लाइंड लोग हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं, वो सभी पैरा स्पोर्ट्स के प्रति, फुटबॉल के प्रति और क्रिकेट के प्रति अपनी रुचि बढ़ाएंगे। इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और ये एक अच्छा वोकेशन भी है, खेल के साथ साथ एक अच्छा वोकेशन भी है। तो फिजिकली तो फिट रखता ही है, मेंटली भी फिट रखता है और फाइनेंशियली भी फिट रखता है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। फिर से महंतेश जी, शौकत जी और पंकज जी, आप तीनों का मैं स्वागत करता हूं। जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं आप सबका स्वागत करता हूं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मुझे भी आप तीनों से फुटबॉल और क्रिकेट इन रेफरेंस टू पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज के बारे में बहुत कुछ सीखना है, जानना है, जिससे हम लोग भी अपनी तरफ से इन सेवाओं का सीआरसी के लेवल पे विस्तार कर सकें, लोगों में जागरूकता बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको सादर प्रणाम। आपका आशीर्वचन, आपका निर्देशन निश्चित ही सीआरसी लखनऊ की गतिविधियों को अग्रमुख करने में हमें निर्देशन प्रदान कर रहा है, आशीर्वचन डॉक्टर महंतेश जी किवाड़करण सर को आमंत्रित करता हूं, जो प्रेसिडेंट है क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, फाउंडर एंड मैनेजिंग ट्रस्टी समर्थन में उन्नता की स्थिति को स्थापित करने और व्यक्तित्व की श्रेष्ठता को कैसे स्थापित किया जाता है, किस तरीके से समाज में अपने को उदाहरण देखा जा सकता है। सीआरसी 3 सीरीज में है और पहले ही टॉक के इस सीरीज में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री महंतेश सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपनी दिव्य वाणी से सीआरसी लखनऊ के इस पटल पर हमें आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय महंतेश सर। थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्ते सबको। नागेश जी, विकास जी, रमेश साहब और पंकज एंड शौकत अली। मेरे को हिंदी इतना ठीक आता नहीं, आप लोग इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं, तो इसलिए मैं क्षमा चाह के मैं इंग्लिश में बात करूंगा, ठीक है ना? जी सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। Okay. So first of all, let me congratulate CRC Lucknow for organizing the webinar on para sports. I personally believe sports is very important for everybody, and it is most important for दिव्यांग के लिए, especially for visually impaired.
because through sports, people get chance to go out of the house, go to the ground, and start playing. By that, they develop physical fitness and forget their disability. Because when we are playing, we forget everything. Especially हम नेगेटिव जो है उसको भूल जाते हैं. And we focus on positive things. हम खेलते समय में हमारा कोशिश ये रहेगा जीतने के लिए. So winning is always a positive direction. From childhood, मेरा फैमिली मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत सपोर्ट किया. Whatever I wanted to play, they encouraged me. Not only cricket, athletics, running, and even some local games, native games, kabaddi, and many local games in Karnataka, in rural areas. So they encouraged me to take part in all those games. Because मेरा blindness बचपन से ही है. जब मैं छोटा था 6 महीने का, टाइफाइड से मेरा दृष्टि को इफेक्ट हुआ. And I have been living with this, I have been growing with this. So मेरे को कुछ रिग्रेट भी नहीं है. मेरे को देख नहीं सकता है ऐसे कुछ फीलिंग्स नहीं है. बट व्हाट आई एम लकी इज मेरा फैमिली, मेरा पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, अंकल्स, आंट, सब ने मेरे को प्यार देते देते इक्वली ट्रीट किया और एनकरेज किया एंड एक्सपोज किया. फ्रॉम चाइल्डहुड क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था. क्रिकेट कमेंट्री सुन के मैं इंग्लिश सीख गए. हिंदी थोड़ा कुछ मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ क्रिकेट. नंबर्स बोथ इन इंग्लिश, हिंदी, आई पिक्ड इट फ्रॉम क्रिकेट कमेंट्री. और बाद में मैं 1981 में व्हेन आई वाज 10 इयर्स एक ब्लाइंड स्कूल ज्वाइन किया और उधर क्रिकेट इंट्रोड्यूस करके हम क्रिकेट खेलना चालू किया. उस टाइम this audio ball was not there. We were playing with regular cricket and cork ball, leather ball, cork ball, tennis ball. Very difficult because we were not able to judge where the ball was coming. So like in 1986, हमको इंग्लैंड जाने का एक मौका मिला. हम जाके उधर देखा modified game था. Ball was modified. It was bigger than the regular cricket ball, smaller than the football. And it had jingles inside. घुंघरू बोलते हैं ना, ऐसे jingles था, and it could bounce and make noise. We were quite fascinated. So we got that ball and started playing. There also हम cricket खेल के we defeated the regular school teams there. मैं और मेरा दोस्त नागेश था. नागेश अभी हमारा साथ नहीं है. We lost him 5 साल पहले. नागेश हमको छोड़ के चला गया. So हमने उधर क्रिकेट खेला, उसको इंग्लैंड टीम को हरा के बहुत खुश हुआ. We brought some 10 cricket balls and played. In 1988, 89, 90, the current audio ball was developed in National Institute for Visually Handicapped. Very good ball. I'm sure many of you have seen and heard, but still. So this is the ball we use in our cricket across the globe. In 1990, first national tournament was held. I was the captain of my team from Karnataka. And in 1996, World Blind Cricket was formed under the leadership of Mr. George Abraham in India. I played first 4 tournaments, and because of my academics, I had to stop playing. Joined the organizing committee, started looking after South India. First World Cup was in 1998, and second was in 2002. And 2006, third was in Pakistan. India lost in semi-finals. 2010, George sir told me and my friend Nagesh to look after the game for the country. We were quite excited, thrilled, and took the responsibility of managing blind cricket. We had to face many challenges. See, life itself is a challenge. And if you are visually impaired, problems, if not problems, at least challenges are going to be many and many more. To play the game, we could not play like others. Fortunately, the ball was invented. We started playing. We don't get good grounds.
unlike regular cricket, we don't get the support. But we were very keen that we want to give better facilities for our visually impaired community, better facilities for visually impaired cricketers. And we have to organize tournaments in best of the grounds. So we always try and organize tournaments, final matches in top class grounds. Like if it is in Bangalore, we try and get Chinnaswamy ground. If it is in Delhi, Firozshah Kotla, now Arun Jaitley Stadium, Wankhede, and Eden Garden. We have played cricket in all these big grounds. For cricket lovers, these grounds are temples. For me, especially whenever I go to any place, I first go and see the cricket ground. So like this, in 2010, we took the responsibility, and in 2012, we organized first T20 World Cup. India fortunately won the World Cup for the first time, and India started winning continuously, tournaments after tournaments. In the last 10-12 years, after we took the responsibility, India has been champions in almost all the forms of blind cricket. It is the only champions. 4 World Cups, 2 T20s, 2 ODIs, and Asia Championship, and many bilateral tournaments. We have organized tournaments in all major cities, including Lucknow. Lucknow में भी बहुत tournaments किया है, बनारस में भी किया. So every year we organize domestic tournament. Every year we send our teams, both 2 team bilateral tournaments हम इंडिया में करते हैं, and 2 bilateral series foreign में करते हैं. So cricket के माध्यम से blind में जो talent है, we have tried bringing it out, and through cricket we encourage them to take up other skills which would help them to lead a life of dignity. हमारा एक्स कैप्टन को पद्मश्री अवार्ड मिला 2017 में विराट कोहली के साथ, एंड नेशनल अवार्ड हमारा एक्स कैप्टन को मिला है प्रकाश जी को, एंड करंट कैप्टन को भी बहुत स्टेट अवार्ड्स मिला है, and cash prizes. Modi ji himself invited our team and felicitated twice. How we could do all this? It is purely our determination, our commitment. So Samarthanam is the parent organization for Cricket Association for the Blind in India. CABI is the member of World Blind Cricket, affiliate member of World Blind Cricket. And we are working very hard on getting this recognized with BCCI. Now, a few cricket bodies for disability, deaf, wheelchair, and physically challenged, along with CABI, we all have come forward and formed an organization to promote disability cricket across India. Differently Abled Cricket Council of India, along with the BCCI, want to support us. So we want to give best of the facilities. For me, whatever I am today, I give a lot of credit to cricket from childhood. For that, government has recognized our efforts. We were conferred with many national awards, many state awards. Some of our cricketers have got jobs in different state governments. We did discuss with Chetan Chavanji when he was a sports minister in Uttar Pradesh. He came for our conference also. He said he will try his best to do it. So through CRCA, I request you all to take this up and request sports minister to start supporting blind cricket in Uttar Pradesh, and also support our blind cricketers there, because some of our boys have played for the country. So if they can get a similar support what other states like Haryana, Kerala, and other states are giving to Uttar Pradesh blind cricketers also, that will be very good. Samarthanam not only supports cricket, we encourage blind people to pursue higher education. We support them to go to college and university. And we run training programs across 13 cities. We are yet to start one in Lucknow. Sometime soon we might do it in Noida or Lucknow. All major cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Calcutta, Hyderabad, and other places, Kochi, Maharashtra, Bombay, and Pune, we have. And we have about 550 full-time workforce. More than 40% of them are people with a disability. And we are affiliated with World Blind Union, and also works very closely with United Nations. So I would like to congratulate CRC for personally inviting me to share our experience, my journey through cricket, and how we could build cricket to this level,
because 30 states are affiliated to CABI across India. So we feel very proud, and we conduct regular tournaments. Even during this pandemic, 23 states came to Bangalore. We had the national tournament. So sports, I think, is very, very important for everybody. It's a very powerful medium of empowerment, and it gives opportunity for individual to unleash their talent, unleash their potentiality, and demonstrate the positive side of disability, positive side of blindness. So CABI, Cricket Association for the Blind in India, has always worked towards bringing the hidden talent and encourage youngsters. And 2019 में हम पहला women blind cricket tournament भी organize किया, national tournament दिल्ली में. So we are encouraging women also to take up blind cricket. They also have equally good talent. And we are starting cricket program for children, school kids. So like this, we want to take it to the next level. And mostly third T20 World Cup will also happen in India. If all goes well, we would organize one match in Lucknow. So with this, once again, my appreciation to CRC Lucknow for hosting this. And I would like to thank everyone, especially those who are attending this, and my co-panelists, the speakers and the guests. So I pray Almighty to kill this corona so that we all can live happily back in the past. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। निस्संदेह क्रिकेट ही अथवा खेल का संपूर्ण भाग ही वह स्वरूप है जो समवर्त परिस्थितियों में ही नहीं अपितु विकट परिस्थितियों में भी मनोदशा की स्वस्थता एवं जीवन की उन्नता को स्थापित करती है। खेल ही वह माध्यम है जो हमें जीत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदा मोटिवेटेड करती रहती है। और खेल ही, जैसा आपने बताया, खेल ही वह एकमात्र ऐसा विधान है जो हमारे अंदर ऊर्जा का एक अतुलित स्रोत उत्पन्न करता है और कुछ कर गुजरने के लिए निश्चित ही हमें जज्बा प्रदान। आज का उद्बोधन अवश्य ही हमारे सभी विशेष शिक्षकों के लिए और हमारे सभी विशिष्ट शिक्षा में अध्ययनरत बालकों बालिकाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। यह कार्यक्रम न केवल जन जागरूकता अपितु समाज में रहते हुए एक मोटिवेशनल व्यक्तित्व को कैसे स्थापित किया जाए, पर्सनालिटी को किस तरीके से समाजोपयोगी बनाया जाए, इस हेतु सीआरसी लखनऊ के इस पटल से संचालित किया जा रहा है। इसमें प्रथम वक्ता के रूप में आदरणीय पंकज राणा अचीवर्स मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं परम आदरणीय पंकज राणा जो कैप्टन है इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम, उनको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने जीवन की उन गाथाओं को, जीवन के उन अनुभवों को हमारे बीच रखें जो हमारे विशेष शिक्षकों के लिए, हमारे बालकों के लिए और आने वाले भविष्य के लिए प्रेरणा स्रोत हो। आदरणीय पंकज राणा। गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले मैं सीआरसी लखनऊ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें इस पटल पर आने का एक महत्वपूर्ण मौका दिया। रिस्पेक्टेड विकास मिश्रा सर, महंते सर और इस प्रोग्राम के सभी सहभागियों को। मैं पंकज राणा उत्तराखंड के उत्तरकाशी एक गांव से बिलोंग करता हूं और मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी भी कर रहा हूं। तो अभी जैसे मैं ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पे जो ब्लाइंड सिचुएशन यानी ब्लाइंड के बारे में जो कहावतें, ब्लाइंड को बहुत पिछड़ा माना जाता है,
क्योंकि यहाँ पे एक तो एजुकेशन बहुत कम है, उस हिसाब से जितने भी वीआई पर्सन है उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो एक्चुअली मैं पहले जब मेरा जन्म हुआ मुझे 5 साल तक पूरा दिखाई देता था। 6 साल के बाद अचानक मेरी आंखों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होने लगी, आंखें लाल लाल सी होने लगी और मुझे धीरे धीरे दिखना कम हो गया। फिर मैं जैसे धीरे धीरे दिखना कम हो गया, अचानक गिर गया और मेरी रोशनी जो है धीरे धीरे बंद हो गई। फिर उसके बाद जो मेरे साथी थे वो खेलते थे और इधर उधर खूब घूमते थे, लेकिन मुझे एक ही जगह रहना पड़ता था जिससे मुझे बहुत दुख होता था और बोरियत भी आने लगती थी। और जो आसपास के लोग हैं उनका भी जो तरीका था वो दूसरा था, क्योंकि वो दूसरी दृष्टि से देखते थे कि ब्लाइंड है ये कैसा करेगा। इससे मुझे बहुत दुख होता था। और इस मेनली जब वो खेलते थे फिर मेरे मन में अलग ही उत्साह होती थी कि काश मैं खेल सकता तो कैसे होता। तो जैसे जैसे टाइम बीता गया फिर मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक की बॉल होती थी, अब भी होती है, उसमें उसमें कील से छेद करके उसमें चावल के दाने डालता था और फिर जैसे उसको फेंकता था उसकी आवाज़ आती थी, फिर आवाज़ के पीछे भागता था। इससे मुझे काफ़ी मज़ा आने लग गया। और इतना डेवलप भी नहीं थे उस समय कि ब्लाइंड के लिए कोई स्पेशल स्कूल भी होते हैं। तो धीरे धीरे बाद में पता चला कि ब्लाइंड के लिए स्पेशल स्कूल भी होते हैं। तो यहाँ पे उत्तरकाशी में एक स्कूल है, विजय पब्लिक स्कूल, जो 8 तक है। यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पे और भी वीआई बच्चे थे। मैंने उनके साथ 8 तक पढ़ाई की और ब्लाइंड के बारे में काफ़ी नॉलेज वहाँ से मिल गया था। वहाँ भी मैम ने काफ़ी सपोर्ट किया था। और जो क्रिकेट है, ब्लाइंड क्रिकेट बॉल, उसके बारे में भी पता चल गया था और खेलना शुरू किया था। लेकिन जैसे मैं 9th में एनआईवीएच के लिए मैंने अप्लाई किया, एनआईवीएच में मेरा एडमिशन हुआ। फिर वहाँ पे मैंने ब्लाइंड फुटबॉल देखी। मैंने ब्लाइंड फुटबॉल जब फर्स्ट टाइम देखी मुझे पता नहीं था क्या ब्लाइंड फुटबॉल भी खेल सकते हैं। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने सर से पूछा, उस समय मिश्रा सर थे कोच वहाँ पे। मैंने सर से पूछा सर ये क्या है। फिर उन्होंने मुझे ब्लाइंड फुटबॉल के बारे में बताया कि हाँ ये ऐसी बॉल है जिसे जो ब्लाइंड बच्चे हैं, ब्लाइंड प्लेयर्स है, वो खेल सकते हैं। मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लग गया। और उस समय क्या हुआ कि जो मेरे कोच है नरेश सिंह नयाल सर, वो भी उसी समय उनका आना भी उसी समय हुआ था, यानी एनआईवीएच में उनका आगमन भी हुआ। और सर भी एनआईएस क्वालिफाई है, तो स्पोर्ट्स में ही उन्हें बहुत रुचि है। फिर उसके बाद जैसे मिश्रा सर वहाँ से रिटायर्ड हुए, नयाल सर ने मुझे ब्लाइंड फुटबॉल के बारे में फिर शुरू किया बताना, इसको कैसे खेला जाता है, इसकी क्या रूल्स है। अ, तो मुझे उसमें और इंटरेस्ट आने लग गया, क्योंकि जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट में मिक्स होते हैं, यानी B1 भी होते हैं, B2 भी होते हैं, B3 प्लेयर्स भी होते हैं। लेकिन जो ब्लाइंड फुटबॉल है इसमें टोटली ब्लाइंड प्लेयर होते हैं, यानी इसमें टोटल 5 प्लेयर होते हैं। अ, 4 टोटली ब्लाइंड होते हैं एक टीम में और एक कीपर होता है जो कि फुल्ली साइटेड या पार्सली हो सकता है। तो मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आने लग गया। मैंने इसे शुरू किया। जब मैं इसे खेलता था तो मैं औरों को भी अपने साथ बुलाता था, जो भी मेरे साथी थे, कि आज वो फुटबॉल खेलते हैं। इसमें जैसे इंटरेस्ट आने लग गया, नयाल सर ने भी सही राह दिखाते गए और खूब मेहनत की हम पे। तो मैंने ऑफिशियल रूप से जो मतलब सही से 2015 में स्टार्ट किया। और मैंने फर्स्ट बार बीआरए में ये देखा था 2015 में दिल्ली में। वहाँ के लोगों को पता था ब्लाइंड फुटबॉल कैसे खेलते हैं। मेरा भी फर्स्ट टूर था, लेकिन उसमें हालांकि हम 2 मैच जीत गए, लेकिन ब्लाइंड फुटबॉल के बारे में काफ़ी नॉलेज आ गया था। उसके बाद जब नॉलेज हो गया, इंटरेस्ट भी आने लग गया। फिर मैंने
खूब इसमें मेहनत करना शुरू किया, और उसी समय मैंने अपने मन में एक सपना बना लिया कि नहीं, मुझे इंडिया 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 को रिप्रेजेंट करना है, क्या कुछ हो जाए, और इंडिया को जिताना है। मेरा तब से एक सपना मैंने अपने मन में भर लिया। मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर कैसे हो सकता है। मैं सर जो मेरे कोच है मिस्टर नरेश सिंह नयल सर, मैं उनसे बार बार पूछता रहा, सर कैसे होगा। उन्होंने बोला तू खेलते रह, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया, अभी भी करते रहते हैं। अभी भी मुझे कहीं प्रॉब्लम होती है मैं पूछता हूँ, और वो भी खूब हार्ड प्रैक्टिस कराते हैं। तो अभी जैसे मैं जब मेरा 2016 में फर्स्ट टूर था जापान के लिए, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उस समय मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मेरा जो सपना था इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, वो मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस समय काफ़ी चैलेंजेस भी सामने आए। फर्स्ट टूर्नामेंट था, तो लोग बोलते थे, काफ़ी खुश होते थे, क्योंकि जैसे एक साइटेड, यानी एक साइटेड प्लेयर है, नॉर्मल प्लेयर है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसी हिसाब से उन्होंने सोचा था कि अब तो ये काफ़ी करोड़पति बन गए ये, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण इलाके में लोगों की सोच वैसे ही थी। तो मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने खेला, तो वहाँ से हमें थोड़ा और एक्सपीरियंस मिला। हालांकि जीत तो नहीं सके हम, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में हमसे आगे कई और टीमें थी, लेकिन वहाँ से एक्सपीरियंस और मिल गया। वहाँ से हार्ड मेहनत करने की जो वो शिक्षा थी वो मिली। हमने और हार्ड प्रैक्टिस की, और अभी तक मैंने ब्लाइंड फुटबॉल में टोटल 5 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले हैं। 2 जापान में, एक थाईलैंड में, और 2 इंडिया में। और 2016 में हम नेशनल चैंपियन भी रहे। हमने फाइनल में केरला को हराया था। और इसके साथ साथ जो ब्लाइंड फुटबॉल है, थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ ब्लाइंड फुटबॉल है क्या। क्योंकि क्रिकेट को तो हर कोई जानता है, ब्लाइंड क्रिकेट को, लेकिन हो सकता है ब्लाइंड फुटबॉल बहुत लोगों के लिए नया स्पोर्ट्स हो सकता है। तो जो ब्लाइंड फुटबॉल है, ये टोटली टोटली ब्लाइंड पीपल के लिए है, यानी प्लेयर्स के लिए। और इसमें साइड बोर्ड होते हैं जिसके सपोर्ट से प्लेयर खेलते हैं। इसमें जो ग्राउंड होता है वो 20x40 होता है, यानी 40 मीटर उसकी लंबाई होती है और 20 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। साइड में बोर्ड लगे होते हैं। और जो फुटबॉल होती है वो रेगुलर फुटबॉल से थोड़ा हैवी होती है, और ये हैवी इसलिए होती है ताकि ये बॉल ओनली ग्राउंड पे ही रहे। यदि हवा में रहेगी तो इसमें आवाज़ नहीं आएगी। और इसमें एक जो मेन चीज है, हर प्लेयर को 2 सेकंड बाद वॉय, यानी VOY, ये शब्द बोलना पड़ता है हर 2 सेकंड के बाद। इससे फायदा है कि जो एक तो हमें ये पता चल जाता है, यानी जिस प्लेयर के पास बॉल है वो वॉय नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बॉल की आवाज आ रही है, तो वॉय शब्द नहीं बोलेगा। बाकी और जो 8 प्लेयर हैं वो VOY ये वाला शब्द, वो ये शब्द बोलना पड़ेगा। क्योंकि अब इसे ये बेनिफिट है कि एक तो हमें ये पता चल जाता है कि अपना प्लेयर कौन सा, अपनी टीम का प्लेयर कौन सा है। यानी अगर हमें पास भी देना होगा तो जो वॉय शब्द है, इसकी आवाज़ सुन के प्लेयर को रिकॉग्नाइज करके और उसकी डायरेक्शन देख के हम उसे पास दे सकते हैं। दूसरा जो मेन है, अगर टोटली ब्लाइंड गेम है, तो इसमें टकराने का खतरा तो होता ही है। लेकिन अगर वो हमें आवाज आ रही है वो की, तो हम वहां से बॉल को काट के साइड से ले जा सकते हैं। तो इसमें टकराने के चांस यहाँ से बच जाता है। और इसमें गोल गाइड भी होता है, जो कि गोल कीपर के पीछे होता है। इसका मेन काम होता है, प्लेयर बॉल ला रहा है तो गाइड को उसका एक एरिया होता है, वो गाइड करेगा प्लेयर को कहाँ से लाना है, लेफ्ट लाना है या राइट लाना है, कहाँ पे, यानी गोलकीपर कहाँ पे खड़ा है। क्योंकि गोलकीपर उस समय कुछ नहीं बोलेगा। गोल गोल गाइड को जहाँ पे गैप मिलता है वहां पे किक बोलता है, और प्लेयर आवाज सुनते ही वहां पे किक करता है।
तो ये है ब्लाइंड फुटबॉल। और इसमें टोटली ब्लाइंड ही खेलते हैं, और इसमें आई पैचिंग का यूज होता है, ताकि कोई अगर कोई लो विजन या पार्सली B2 B3, अगर कोई चाहे कि मैं B1 में खेलना चाहता हूँ, या मतलब जैसे ट्रिक कर ले, तो लेकिन अगर आई पैचिंग होगी तब तो और भी नहीं हिल पाएगा जगह से। क्यों? अगर ऑलरेडी B1 है तो उसे आदत होगी, हैबिट होगी मतलब इधर उधर रनिंग करने की। लेकिन अचानक अगर एक पार्सली जो प्लेयर है वो अगर आई पैचिंग लगा दे तो नहीं हिल सकता है। तो इसलिए इसमें ना तो कोई ट्रिक है कि जो B2 इन्वॉल्व हो सके। तो टोटली ब्लाइंड गेम है। अब मैं इसमें अपना थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ कि जो ब्लाइंड फुटबॉल है इसमें मैंने 2017 में मुझे एज अ कैप्टन बनाया गया, और अभी तक 2 बार एशियन चैंपियनशिप खेला हूँ इसमें। हालांकि हालांकि प्रॉब्लम बहुत आई, लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आई। गांव में काफी लोग बोलते थे, भाई कैसे खेलेगा, तू तो ब्लाइंड है, कैसे खेलेगा, टकरा जाएगा, गिर जाएगा, इतनी चोट लगेगी। लेकिन मुझे पता था, मुझे अपने पे बिलीव था, नहीं कुछ नहीं होगा। और जैसे क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट में भी कई बार बॉलें लग जाती थी, कई बार सिर में लगती थी, कई बार कहीं लगती थी। लेकिन अब बॉडी मेरी हार्ड हो चुकी है, तो मुझे, और जैसे जितने भी एडवेंचर काम है जहाँ पे लोग मना करते हैं, उस काम को करने में ज़्यादा ही मजा आता है। तो जो मेरे कोच है नरेश सिंह निहाल सर, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। जो मेन लाइफ के चेंजर है स्पोर्ट्स के प्रति, देखा जाए तो मैं उन्हीं मानता हूँ। अभी भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, तुरंत उन्हें बोलता हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये थी मेरी जर्नी ब्लाइंड फुटबॉल में। और मैं सभी जितने आने वाले प्लेयर्स हैं सबको ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है। जैसे आजकल भी आप देख ही रहे होंगे कि कोरोना ने सिचुएशन कैसी बना दी है। तो अगर हम खेलते रहेंगे, ठीक है हम ग्राउंड में नहीं जा सकते आजकल, लेकिन हम घर में ही एक्सरसाइज करते रहें, या जितनी भी आपके पास जगह है, चाहे छोटी जगह, वहाँ पे उछल कूद करते रहें, तो हमारी जो ह्यूमिनिटी है वो बढ़ती जाएगी, और हमें कोई भी बीमारी अटैक नहीं कर पाएगी। तो स्पोर्ट्स कोई भी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, कुछ भी हो, हमें कोई ना कोई स्पोर्ट्स करना ही चाहिए। चाहे तुम एज अ करियर नहीं, लेकिन अपनी लाइफ को ध्यान में रखते हुए ह्यूमिनिटी को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स करना चाहिए। थैंक यू। पंकज सर, हमारे चैट बॉक्स में एक रिक्वेस्ट आ रही है कि प्लीज जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो आपकी वीडियो देखना चाहते हैं, इवन आपको देखना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप अगर अपनी वीडियो ऑन करेंगे तो लोगों के बीच में आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो चेहरा है वो सामने आएगा और लोग आपको पहचान पाएंगे। तो प्लीज अगर हो सके तो आप अपनी वीडियो आगे ऑन रखें। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम, फिर मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं अभी गांव में हूँ। अगर डिस्कनेक्ट ना हो फिर मैं ट्राई करता हूँ एक बार। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। आपका हमारे आपने अपने लाइफ मोटिव अरे हमने चुप कर दिया। धन्यवाद सर। आपने जीवन से जुड़े विशिष्ट अनुभवों को बीच किस तरीके से युवा हुए विपरीत परिस्थिति को समरूप बना समाज में एक है जो दूसरे के लिए प्रस्तुत हो, या आप से युवा हमारे भाई
नागेश सर, ठीक नागेश है, सर, नागेश सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है। तो मैं शौकत अली जी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारे दूसरे रियल लाइफ अचीवर, मोटिवेशनल स्पीकर, जो कि उत्तर प्रदेश ब्लाइंड क्रिकेट टीम से हैं, और आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया टीम का एज अ वाइस कैप्टन प्रतिनिधित्व किया है। तो जैसा कि अभी हमें पता चला है, तो मैं शौकत अली जी से चाहूँगा कि प्लीज़ आप आएँ और अपना जो भी अनुभव है, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी अनुभव है, उस अनुभव को शेयर करें, जिससे कि हमारे पार्टिसिपेंट आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में जान पाएँ और आपसे एक प्रेरणा ले पाएँ। शौकत अली जी। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। कभी कभी टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं। तो शौकत जी की आवाज अभी भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शौकत जी, अभी भी आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है। थैंक यू शौकत जी। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो इस मंच पे मुझे मौका दिया। और सम्मानीय डॉक्टर मंतेश सर, श्री रमेश सर, श्री विकास मिश्रा सर, श्री नागेश सर, और जितने लोग जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं स्वागत करता हूँ इस मंच पे। मैं बताना चाहूँगा सर, अभी इंडियन वाइस कैप्टन नहीं हूँ, यूपी का कैप्टन हूँ। और अभी मैं जो क्रिकेट खेल रहा हूँ इंटरनेशनल, वो 2018 से खेल रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम शौकत अली है। मैं लखनऊ ग्राम बेल बिलवा मलिहाबाद लखनऊ का रहने वाला हूँ। और मैंने पढ़ाई जो की है 2003 से 2015 तक राजकीय स्पर्श इंटर कॉलेज मोहान रोड लखनऊ से की है। और मेरा बीए जो है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से रहा है, 2018 में कंप्लीट हुआ है, और 2020 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है। अभी मैं गेस्ट टीचर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में 24 मार्च को ज्वाइन किया है, स्पेशल एजुकेटर। और क्रिकेट क्या है, ब्लाइंड क्रिकेट क्या है, एक सामान्य क्रिकेट क्या है, उसके बारे में मुझे बात करनी है और अपने बारे में बताना है कि कैसे मैं क्रिकेट नेशनल और इंटरनेशनल तक पहुंचा। तो मैं 22 अगस्त 1997 में मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद 5 साल की उम्र में मुझे दिमागी बुखार आया था, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके बाद 2003 में मेरा एडमिशन हुआ था राजकीय स्पर्श इंटर कॉलेज में। फिर मैंने वहीं क्रिकेट खेलना शुरू किया था अपने सीनियर छात्रों के साथ, जो वहाँ पे मैंने क्रिकेट देखा पहली बार। ब्लाइंड बॉल पहली बार देखी कि उसमें छर्रे पड़े हुए थे, वो नीचे से आती है। तो आपको बता दूं कि ब्लाइंड क्रिकेट में जैसे आँख वाला क्रिकेट होता है उसमें 11 प्लेयर खेलते हैं, सेम वैसे ही ब्लाइंड क्रिकेट में खेलते हैं। बस थोड़ा सा जो फर्क होता है कि हमारे जो 11 प्लेयर होते हैं, जिसमें 4 प्लेयर जो होते हैं B1 होते हैं, जिन्हें एकदम नहीं दिखता है, उनकी आंखों पे एक काला चश्मा लगाया जाता है, उसके अंदर कॉटन लगाई जाती है। और 4 प्लेयर ऐसे होते हैं जो B3 होते हैं, जिनको 4 से 5 मीटर तक दिखता है। और 3 प्लेयर ऐसे होते हैं B2, जिन्हें 3 से 4 मीटर तक दिखता है। और बाकी नियम रूल वही होते हैं, बस जो हमारी बॉल होती है फेंकने का तरीका अंडर राउंड होता है।
और इसमें 40% B1 के ओवर होते हैं। जैसे 20 ओवर का मैच है, इसमें 8 ओवर कंपलसरी होती है कि B1 फेंकेगा, उससे ज़्यादा फेंकते चलेगा लेकिन कम से कम 8 ओवर फेंकने होते हैं। और सबसे खासियत एक ये है कि जो B1 कैटेगरी के प्लेयर जो 4 होते हैं, अगर वो बैटिंग करते हैं, अगर वो 1 रन बनाते हैं तो 2 रन जोड़े जाते हैं, अगर वो 4 रन मारते हैं, बाउंड्री मारते हैं, तो उनके 8 रन जोड़े जाते हैं। और इसके अलावा जब बैटिंग की जाती है और बॉलर जब बॉलिंग करता है, उस समय जब पहले बॉलर रेडी बोलता है तो बैट्समैन जो होता है वो यस बोलता है, उसके बाद जो फेंकता है तो प्ले बोलता है। तो इसमें जैसे B1 बॉलिंग कर रहा है और बल्लेबाज B1 है या पार्सली है, वो खेल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है उससे आवाज़ सही नहीं मिलती तो उससे वाइड जाने लगती है, जिसके लिए बीच में वो कीपर को रेडी बोलता है। जब कीपर पीछे से ताली बजा के या विकेट जो लोहे का होता है उसमें एक छल्ला लगा होता है, उस घंटी को बजा करके उसको साइड देगा, फिर वो बैट्समैन को रेडी बोलेगा, फिर यस बोलेगा बैट्समैन, फिर उसके बाद वो बॉल करेगा। तो ये ब्लाइंड क्रिकेट सेम नॉर्मल क्रिकेट के ही जैसे है, जैसे सामान्य क्रिकेट होता है, लेकिन 2006, 7, 8, 9, 10 में इतना लोगों को पता नहीं होता था। जब मैं छोटा था, गांव जाता था स्कूल से छुट्टियों में, जैसे पंकज जी ने बताया कि ब्लाइंड है क्या कर पाएगा, वही स्थिति मेरी भी थी कि लोग बोलते थे कि फलाने का लड़का, अब तो उसकी आंखों खराब हो गई आँखें, तो अब वो क्या कर सकता है, वो किसी लायक नहीं है। तो मैं छोटा था, सुनता था, लेकिन उसमें कोई जवाब नहीं दे सकता था। फिर धीरे धीरे मैं पढ़ता रहा और क्रिकेट भी खेलता रहा अपने सीनियर साथियों के साथ, जिन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और 2005 में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, 2007 में डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, 2010 में स्टेट लेवल खेलना स्टार्ट किया। और क्रिकेट में मतलब इतना जुनून मुझे हो गया, इतना जुनून हो गया कि पढ़ाई के साथ साथ मैं क्रिकेट खेलने कहीं भी हमको मौका मिलता था कि आपको अदर स्टेट खेलने जाना है। और उस समय क्रिकेट की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास, मैं एक साधारण घर से हूँ, मैं बैट वैट नहीं उस समय ले पाता था, तो स्कूल में जो बैट मिलते थे उन्हीं से खेलता था। तो स्कूल में प्रैक्टिस होती थी, तो उस समय पे जो आने जाने का किराया होता था, क्रिकेट में इतना बैलेंस नहीं मिलता था, तो हम लोग जुनून इतना था, तो हम लोग सब लोग उसी की वजह से विकलांग डिब्बे से या बस का यूज़ करके, रोडवेज का करके जाते थे तो खेल के आते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि क्रिकेट में हम लोगों को देखा इंटरनेशनल खेलने, नेशनल खेलने, तो जो सीनियर खिलाड़ी हुआ करते थे, जैसे मेरे समय में स्कूल में श्री जिशान हैदर जी, जो उसमें KBS में टीचर हैं, श्री शमशेर हैदर जी, सैयद गाजी जी, फैसल, और एक और अच्छे खिलाड़ी थे बिमल, जो आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसे ही जो लड़के थे उनसे हम चर्चा किया करते थे, सीनियरों से भी चर्चा किया करते थे कि हमारे में क्या कमी है या हम क्या सुधारें, आगे कैसे बढ़ेंगे। और यूपी में उस समय क्रिकेट का कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग उतना बेहतर नहीं कर पाते थे। लेकिन 2011-12 में जब हमने नेशनल लेवल खेला, नॉर्थ जोन खेला, तब मुझे लगा कि हाँ क्रिकेट में अब कुछ है। और वहीं से मतलब गांव में जाओ या कहीं जाओ तो क्रिकेट से बहुत इज्जत मिलती थी, पेपर में आते थे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं हमारे बहुत सी ट्रॉफियाँ हैं जो जीती हैं, जो आपको मिलेंगी। तो ऐसे ही खेलता था, फिर धीरे धीरे नेशनल, फिर 2016-17 में हमने मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर के अवार्ड कई बार जीते। तो मैं अपने सीनियर खिलाड़ियों से चर्चा करता था मेरा नंबर कब आएगा इंडिया के लिए खेलने के लिए। तो इसमें सीनियर में स्टेट की मैंने बता दिया जिनसे मैं बात करता रहता था लगातार। अदर स्टेट में मैं बात करता रहता था, जैसे भूतपूर्व इंडियन कैप्टन है श्री शेखर नायक जी, और इंडियन वाइस कैप्टन जो हैं श्री आशीष नेगी जी, या मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इनसे मैं लगातार बात करता था।
कि सर आप लोग कैसे खेलते थे, कितना टाइम देते थे, सर मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मुझे भी इंडिया के लिए सर खेलना है, मेरा कब टाइम आएगा। तो सब लोग बोलते थे कि तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा है, बस ऐसे ही खेलते रहो, एक दिन ना एक दिन ज़रूर आ जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश जो इस समय यूपी CAB के जो सेक्रेटरी हैं श्री शमशीर हैदर जी, उन्होंने हमसे कहा था 2016-17 में कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो और ऐसे ही खेलते रहो, और 2-3 लड़के और जो अच्छा खेल रहे थे, तो तुम लोगों को बहुत जल्दी चांस मिलेगा इंडिया के लिए, प्रदर्शन अच्छा करो। बाकी और जो व्यवस्थाएं क्रिकेट की किट से रिलेटेड या जो भी होती थी, UBC भी समय पे देता था, अभी भी देता है, अब तो और ज़्यादा अच्छी व्यवस्था हो गई है उत्तर प्रदेश में भी और अदर स्टेट में भी। और फिर मैं 2018 में इंडिया का प्रेजेंट किया था, और इसके साथ और भी लड़के जो हमारे यूपी के थे प्रेजेंट कर चुके हैं, 3-4 खिलाड़ी, चंदन गुप्ता है शक्तिनगर सोनभद्र से, और मोहम्मद फैसल अलीगढ़ से, जिशान जी जो ये सुल्तानपुर से हैं। तो मेरे समय में जो परिस्थितियाँ थी, जो क्रिकेट का संघर्ष था बहुत तगड़ा था 2008, 9, 10 में। उसमें मैं छोटा भले ही था, लेकिन क्रिकेट का इतना जुनून था, इतना जुनून था, जो मैं चाहता था अभी मैं इंटरनेशनल खेलूँ। बराबर प्रैक्टिस करता था, पढ़ाई वढ़ाई बहुत कम करता था उस समय पे, तो क्योंकि छोटी क्लास में हुआ करता था और ज़्यादा टेंशन नहीं रहती थी, एग्जाम के 8 दिन पहले ही पढ़ लेते थे। स्पोर्ट वालों को आपका पता है दिमाग बहुत तेज होता है, और वही पढ़ के एग्ज़ाम देते थे, क्योंकि मुझे ये टारगेट रहता था कि मुझे टॉप नहीं करना, मुझे पास होना है और मुझे क्रिकेट में टॉप करना है। तो उस समय पे क्रिकेट में बैलेंस की बहुत प्रॉब्लम आती थी मुझे, और लगभग सभी प्लेयरों को आती थी, विकलांग डिब्बे से सफ़र किए हम लोग। आज के समय में जो KB ने क्रिकेट की जो परिस्थितियाँ जो इतनी अच्छी कर दी हैं, इतनी अच्छी कर दी हैं, अगर अगर एक कोई भी क्रिकेटर है, अगर वो दिल और दिमाग से जुनून से खेलता है, तो कभी भी वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके लिए मेहनत की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है, और क्रिकेट में अब सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, चाहे वो ड्रेस हो, एक ड्रेस के बाद 2-2 ड्रेस मिलती हैं, जूते हैं, इसके अलावा आने जाने का किराया है और सर्टिफिकेट, और एक मैच की जो फीस है वो भी अब मिलने लगी है, पहले ये नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ें क्रिकेट में अब बहुत अच्छे से मिलने लगी हैं। और जैसे डॉक्टर मानतेय सर ने बताया कि हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है इंडियन, 2 T20 वर्ल्ड कप, 2012 में T20 वर्ल्ड कप पहली बार, और 2016 में एशिया कप, 2017 में T20 वर्ल्ड कप, और 2014 में वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में पहली बार ODI जीती थी पाकिस्तान के खिलाफ, 2018 में दुबई में जीती थी। तो इससे ये है कि मैं पहले और अब मैं अगर आपको फ़र्क बताऊं, तो मुझे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। कि पहले जो था इतनी इज्जत नहीं मिलती थी, अगर हम कहीं सफ़र में जाते थे तो लोग ज़्यादा सही से बात नहीं करते थे, अगर गांव तरफ जाते थे लोग सही से बात नहीं करते थे। अब सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं हम लोग, और गांव जाते हैं या फिर सफ़र में जाते हैं, अगर किसी को पता चलता है मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ या नेशनल खिलाड़ी हूँ, तो बहुत इज्जत मिलती है। ये जो ड्रेस है, ये जो ड्रेस है आपकी, ये आपको कहीं भी पहुंचा सकती है, लेकिन उसके लिए जो आने वाले खिलाड़ी हैं, मैं उनके लिए बस इतने बोलूँगा कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ में कोई भी क्रिकेट खेलिए, या सॉरी कोई भी गेम खेलिए, चाहे वो जूडो हो, चाहे वो चेस हो, चाहे वो रनिंग में जाइए, चाहे फुटबॉल में जाइए, जैसे पंकज जी अच्छा कर रहे हैं। और मैं भी जब छोटा था तो मैं सोचता था मुझे ऊपर जाना है, तो मैं उसके साथ क्रिकेट के साथ साथ जूडो भी खेलता था, नेशनल लेवल खेला है, चेस भी खेला है नेशनल लेवल, और रनिंग में भी स्टेट लेवल पार्टिसिपेट किया है। लेकिन क्रिकेट से बेहतर मुझे नहीं लगा, अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैं क्रिकेट में यहाँ तक पहुँचा, इसके पीछे बहुत लोगों का सपोर्ट रहा, मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा, स्पोर्ट में जो सीनियर मैंने जिनके नाम लिए उन लोगों का रहा, और बहुत लोग ऐसे हैं, अगर लिस्ट बहुत बड़ी अगर नाम लूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा। और कॉलेज फ्रेंड जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में जो मेरे क्लास के, जो मैं क्रिकेट खेलता था, और BA फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया, तब मुझे वहाँ पे जो प्रोफेसर डॉक्टर सुरभि श्रीवास्तव मैम, जो सबसे पहले
कॉलेज में फेमस किया, फिर डॉक्टर आद्या शक्तिराम मैम और विकास सर तो जुड़े हुए हैं सीआरसी से। ये भी समय समय पे हमें अच्छा मतलब सम्मान दिलाया है कॉलेज में भी और बाहर भी, और इन्हीं की जो देन है जो आज मैं यहाँ पे उपस्थित होके आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ। तो मैं स्टेट लेवल पे या कॉलेज लेवल पे बहुत सर्टिफिकेट लिए हैं, और जो प्यार जो मिला है, मैं आशीर्वाद जो मिला है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट स्कूल से या यूपीसीबी बोर्ड श्री शमशीर हैदर जी, गरिमा मैम जो इसमें अध्यक्ष हैं, तो इसके साथ अन्य लोग जो सपोर्ट किए हैं क्रिकेट में मेरा, इसी तरीके मैं उम्मीद करता हूँ जो प्लेयर आए अगर बेहतर करेंगे, वो फोकस अगर क्रिकेट पे करेंगे, उत्तर प्रदेश के भी 2-4 प्लेयर ऐसे हैं जो आने वाले समय में अच्छा कर सकते हैं, जैसे संजीत तिवारी, अजीत बाबू, संदीप कुमार, सैयद गाजी भाई भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज वो जॉब में अभी समय नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे ही और भी लड़के हैं जो अच्छा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, बहुत परिवर्तन आ गया है पहले से, और अदर स्टेट जो बोर्ड है वो जो सपोर्ट कर रहे हैं क्रिकेटरों का, और के भी जो हम लोगों का सपोर्ट कर रही है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि क्रिकेट की वजह से बहुत सी जॉब हम लोग पा सकते हैं, और कुछ स्टेट जॉब दे भी रहे हैं, जैसे हरियाणा है, केरल है, केरल में फरहान जी हैं, एक मनीष जी हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। उड़ीसा की सरकार सपोर्ट करती है। तो मैं इस मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि हर स्टेट के जो बोर्ड के अधिकारी हैं और जो अदर एनजीओ के लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने स्टेट में बात करिए, और जो एक सामान्य क्रिकेट को आर्थिक और जो सामाजिक मदद मिलती है वो एक देशवासियों को भी मिलनी चाहिए, और जिस तिरंगे के नीचे एक देखने वाले लोग खेलते हैं उसी तिरंगे के नीचे हम भी खेलते हैं। और मेरा जो सपना था वो पूरा हुआ है, और मैं आगे कोशिश भी करूँगा इंशाल्लाह कि हमेशा अपना, अपने माँ बाप का, अपने टीचर का, कॉलेज फ्रेंड और प्रदेश का, ज़िले का, देश का नाम रोशन करता रहूं। और यही उम्मीद मैं आने वाले लोगों से करूंगा जो हमसे जूनियर हैं, जो नेशनल लेवल खेल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जो लोग अगर प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे, अगर कोरोना की वजह से घर पे प्रैक्टिस करें, या अगर गांव में रहना है तो गांव में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही तीखा आपके लिए मीठा बनेगा। मैं इससे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बहुत कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, और आप अगर कोई भी गेम खेलते हैं, कहीं पे भी खेलते हैं, जिससे जो इज्जत मिलती है, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत इज्जत मिलती है। अभी मैं दिल्ली जो ज्वाइन किया हूँ, सभापुर स्कूल है, वहाँ पे पूरा स्टाफ मुझे बहुत इज्जत देता है, प्रिंसिपल सर, और इतनी इज्जत देते हैं, अभी मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है, सब लोग इतना प्यार देते हैं, आने जाने की दिक्कत नहीं होती। यहाँ के लोग जो आस पड़ोस के लोग हैं, जहाँ पे मैंने रूम लिया है, वहाँ पे भी इतना प्यार मोहब्बत मिलने लगा है। लोग जानना चाहते हैं कि आप कैसे क्रिकेट खेलते हो, तो मैं यही बोलता हूँ, उनको वीडियो दिखाता हूँ, उनको अपना इंस्टाग्राम बताता हूँ कि आप देख लो मैं ट्रॉफी जीता हूँ, और यूट्यूब पे बताता हूँ, बहुत से वीडियो पड़े हैं ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हुए। तो ये जो चीज़ अब जो हो गई है, तो मेरे हिसाब से सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए खिलाड़ियों को, और जो समाज है, दिव्यांग समाज है हमारा, बहुत छोटा है, तो इसमें प्रतिदिन पर दिन एक अच्छा काम करना चाहिए, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड हो, चाहे स्पोर्ट में हो, या अगर आप कभी पाठ करते हैं या कोई भी मतलब पढ़ने लिखने के, तो समाज को एक जो देखने वाला समाज है उसके हम बराबर कर सकें, क्योंकि जो वो कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। अगर ऊपर वाले ने मेरा कुछ लिया है उसकी आपको चिंता नहीं करना चाहिए। सामने वाला अगर आपको देशबाधित बोल देता है या दिव्यांग कुछ भी बोल देता है, उसको हम कभी दिल में नहीं रखते, क्योंकि मुझे पता है कि शायद उनकी शिक्षा में कमी है, बस यही सोच के हम इग्नोर करते हैं। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत प्लेयर आगे बढ़ेंगे, और जैसे पूरे वर्ल्ड में सामान्य क्रिकेट फैला हुआ है, वैसे हम लोग भी वैसे फैला दिया है, और सेम वैसे ही टीवी चैनलों पे और हर एक सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
थैंक यू सो मच। निश्चित ही आपका जज्बा और आपका समाज के लिए समर्पण केवल आपकी उत्कृष्टता नहीं, समाज के एक तबके को, समाज के एक विशिष्ट भाग को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का कार्य करता है। प्यारे शौकत ने बताया, लोगों का सपोर्ट और लोगों का सहयोग मनोवांछित, सामाजिक, आत्मिक, आर्थिक या जिन पक्षों से भी रहा, हमारे इन प्यारे प्यारे भाइयों को उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहजता, सरलता और सौम्यता प्रदान की। जब आप अपनी कर्तव्यता से इस समाज के समक्ष यह स्पष्ट कर देते हैं कि आप कुछ कर गुजरने हेतु तत्पर हैं, आप अपने गोल को प्राप्त करने हेतु व्याकुल हैं, आप हर वह परिस्थिति को समयोजित ढंग से, सुनियोजित ढंग से पार करने हेतु तैयार है जो आपके मार्ग में बाधा बनती है, तो प्रत्येक पल, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक अवस्था आपकी श्रेष्ठता हेतु आपके समक्ष समुचित भाव उत्पन्न करती है। हमारा कोई भी दृष्टि दिव्यांग साथी, कोई भी दिव्यांग साथी, मेरे परिवार का कोई भी दिव्यांग बालक या बालिका एक कठिनतम से कठिनतम परिस्थिति को पार करके समाज के बीच वह स्थिति, वह परिस्थिति स्थापित करने में सक्षम है जिससे समाज को यह दर्पित कराया जा सके कि दिव्यांगता किसी भी कार्य में कोई बाधा नहीं है, अपितु सशक्तिकरण की नवीन संभावनाओं को जागृत करने का भाव। आज जिस कुशलता से, जिस उच्चस्तता से प्यारे भाई पंकज राणा ने अपनी लाइफ स्टोरी को कहा, अपने अनुभवों को कहा, प्यारे शौकत ने अपनी खेल जीवन के उन अनुभवों को कहा, आदरणीय मंतेश सर ने जिस तरीके से अपने जीवन के उन घटनाक्रमों का वर्णन किया, निश्चित ही हम सभी विशेष शिक्षकों के लिए एक दर्पण का कार्य है। प्रारंभिक अवस्था में यश की प्राप्ति की याचना, चाहना सदा निंदनीय है। इन कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्वों ने आज यह प्रमाणित किया है, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रथम दृष्टया यश की चाहना नहीं, अपितु जीवन की समस्त गतिविधियों को, समस्त महत्वाकांक्षाओं को झोंक देने की आवश्यकता होती है एक ऐसे दर्पण को स्थापित करने की जिसमें स्व का चित्र नहीं, अपितु दूसरों के लिए बनाया उदाहरण कैसे स्थापित किया जा सके, यह इन बालकों के कठिन परिश्रमों ने, संघर्षों ने और इनकी प्राप्त हो रही ऊंचाइयों ने स्थापित किया है। बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन है प्यारे पंकज राणा जी को, प्यारे शौकत भाई को। सिर्फ स्टेट ही नहीं, आप हमारे राष्ट्र को संबोधित
और अपने कर्मों के द्वारा प्रतिबिंबित करा रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं हमारे समाज को समस्त सामाजिक गतिविधियों में आपकी उच्चता हेतु सीआरसी लखनऊ सदा आप पर गर्व करेगा। आप सभी श्रोताबिंद को बता दें, यह मोटिवेशनल टॉक प्रारंभिक अवस्था में त्रिदिवसीय है। 20, 21 और 22 अप्रैल को आज प्रथम दिवस का प्रथम सेशन आपके समक्ष मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय महांतेश जी, प्रथम वक्ता के रूप में पंकज राणा जी और द्वितीय वक्ता के रूप में प्यारे शौकत ने अपने मनोभावों को रखा। मैं आदरणीय विकास मिश्र सर से निवेदन करूंगा कि वे आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के कार्यक्रम में उनके ओजस्वी उद्बोधन हेतु उन्हें सीआरसी की तरफ से धन्यवाद प्रस्तुत करें। नागेश सर, आपका धन्यवाद। लेकिन मैं धन्यवाद ज्ञापन से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हमारे इन दोनों मोटिवेशनल अचीवर्स से अगर अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। कोई भी पार्टिसिपेंट अपने जो भी प्रश्न पूछना चाहता है। यस सर, मैं हाँ बोलिए सर। मैं पूछना चाहता हूँ। अंबुज जी बोलिए। जी 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 सर, मैं शौकत अली सर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ब्लाइंड अंबुज जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अंबुज जी, एक बार अपना माइक अनम्यूट करिए, एक बार अपना माइक अनम्यूट करिए और अपना प्रश्न पूछिए। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शौकत अली सर से कि जो ब्लाइंड क्रिकेट है उसमें क्या कोई उम्र का भी बंधन होता है क्या, जो दृष्टिहीनों के लिए होता है, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल अंबुज जी, हमारे साथ शौकत जी अभी शायद एग्जिट कर गए हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे कोच जो कि NIPBD से ताल्लुक रखते हैं, आदरणीय नरेश नयाल सर, अगर हमारे बीच में प्रेजेंट हो तो प्लीज अंबुज जी के इस प्रश्न का उत्तर दें। जी सर। थैंक यू। पहले तो सभी को नमस्कार और सीआरसी लखनऊ को बहुत बहुत बधाई इस तरह के एक मोटिवेशनल वेबिनार के लिए। और मेरी आवाज आ रही है तो विकास सर एक बार बता दें। बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच सर। और सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बार फिर से नमस्कार। और अंबुज जी का प्रश्न है कि उम्र का कोई बंधन है क्या दृष्टिबाधित क्रिकेट में? ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी फिटनेस लेवल क्या है। आप एक चीज मान के चलिए अंबुज जी, जब भी आप क्रिकेट खेल रहे होंगे, अगर आप जिस लेवल पे खेल रहे होंगे वहां पर जो स्कूल्स में हैं 14 साल 15 साल से 18 साल या फिर उससे ऊपर, तो उनके साथ आप compete कर रहे होंगे, तो आपको अपनी फिटनेस लेवल, अपना गेम का स्टैंडर्ड वहां तक होना चाहिए। उम्र की कोई सीमा नहीं है। विकास सर। थैंक यू नरेश सर, थैंक यू नरेश सर। अंबुज जी, आपको शायद अपने प्रश्न का जवाब मिल गया है। अन्य कोई पार्टिसिपेंट जिसका प्रश्न यहाँ पर हो, हमारे जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं उन लोगों से अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे स्पोर्ट्स में PWD आते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है अशोक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी ठीक से आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। मेरा सवाल ये है, जो स्पोर्ट्स में PWD अपना अचीव करते हैं तो उनको स्टडी करने के लिए या उनको सिखाने के लिए स्पेशल एजुकेटर स्पोर्ट्स के नाम से RKI ने क्या कोर्स ऐसा बनाया है? नहीं बनाया है तो ये इस पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि अगर स्पोर्ट्स का स्पेशल एजुकेटर आता है और वो स्पेसिफिक फील्ड में PWD को ट्रेनिंग देता है तो जो संख्या आज है तो आप समझ सकते हो कि इतना और बहुत अच्छे से आ सकती है। मेरा सवाल ये है। नरेश सर हमारे बीच में है अगर, तो इनका सवाल है कि अगर कोई भी PWD पर्सन है किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में, उसको सिखाने के लिए
क्या कोई स्पेशल कोर्स ऐसा है जिससे कि फिजिकल एजुकेटर बनाए जाते हों और ऐसे कोचेस बनाए जाते हों, ऐसे एजुकेशन के जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपर्ट हैं वो बनाए जाते हों? तो सर प्लीज आप इसका उत्तर दें। थैंक यू विकास सर। और जो प्रश्न था बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म पे रखा है आज आपने। और उसके बाद में मैं इसमें कहूँगा कि इंडिया में कोई भी कोर्स स्पेशल के लिए नहीं है, पीडब्ल्यूडीज के लिए। सिर्फ जो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन है, बीपीएड है, वही होता है, या एनआईएस क्वालिफाइड है, वही लोग करते हैं। और अब लेकिन शुरू कर दिया पिछले 1-2 सालों से छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज, वर्कशॉप कहूँगा मैं उनको, कोर्सेज तो क्या, वर्कशॉप कम ट्रेनिंग जो लेते हैं वो CABI यानी कि कैबी क्रिकेट के लिए, और IBFF इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन जो कि कोची में है, वो फॉरेन से भी बुलाते हैं। और इंग्लैंड FA आता है, और उसके बाद फॉरेन के कोचेज आके या जो भी गेम में हैं वो लोग आके करते हैं फुटबॉल का। तो ये अभी 1-2 साल से शुरू हो गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी अन्य प्रतिभागी का कोई प्रश्न? हेलो। हाँ जी, मंसूरी जी पूछिए। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो CRC लखनऊ को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ सर। अब ये जो क्रिकेट है, वैसे तो हर जगह ये आवश्यकता रहती है, तो ये जो 2 हरीफ टीमें मैदान में उतरती हैं तो उनमें मानचित्र जो होता है उसका यूज वो कैसे कर लेते हैं सर? जैसे कि मेंटल मैप है। मैं ये टोटली ब्लाइंड जो है क्रिकेटर उनके बारे में पूछ रहा हूँ। बिल्कुल मंसूरी जी, मैं नरेश नयाल सर को फिर से बुलाऊंगा क्योंकि शौकत जी हमसे जुड़े नहीं हैं। और पंकज जी, मैं पंकज जी से चाहता हूं कि पंकज जी इस प्रश्न का जवाब दें, क्योंकि पंकज जी एक टोटली विजुअली इम्पेयर्ड हैं और पंकज जी इस प्रश्न का बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दे सकते हैं। पंकज जी प्लीज। पंकज जी, मंसूरी जी का सवाल है कि हम अपने माइंड में जो मेंटल मैप बनाते हैं उस मेंटल मैप को हम अप्लाई कैसे करते हैं प्लेग्राउंड में, चाहे वो क्रिकेट का ग्राउंड हो, चाहे वो फुटबॉल का ग्राउंड हो, किस तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं? सर जैसे एक टोटली VI होता है, उससे अगर कहीं पे भी जाता है तो सबसे पहले उसे ओरिएंटेशन करवाया जाता है, उसे दिखाया जाता है कि हाँ यहाँ से पहले तो उसके बारे में बताया जाता है। जैसे अगर मैं फुटबॉल ग्राउंड की बात करूंगा तो उसमें हमें पता है कि इसकी जो लंबाई है वो 40 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। तो सबसे पहले एक बार उसे ओरिएंटेशन करवाया जाता है कि वो खुद अपने आप पहले जो हमारे साथ गाइड होता है या कीपर होता है साइटेड, वो उसे ओरिएंटेशन करवाता है। उसके बाद जो टोटली ब्लाइंड होता है वो खुद ओरिएंटेशन करता है, और जब उसे ओरिएंटेशन हो जाता है तो जो मैप है वो ऑलरेडी उसके माइंड में फिट हो जाता है। जी वो तो धन्यवाद सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा ये है कि ये जो प्रतिस्पर्धी टीम है क्रिकेट की और जो फील्डिंग कर रही है और जो बैटिंग कर रहा है, तो जो टोटली ब्लाइंड रहते हैं उनका मेंटल मैप किस तरह का वो क्रिएट कर लेते हैं, वही मैं जानना चाहता हूँ। विकास सर, मैं आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बताइए सर। मंसूरी सर नमस्कार पहले तो आपको। और नमस्कार। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं नरेश सिंह नयाल बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान से, और क्रिकेट और फुटबॉल और बाकी जो VI के गेम है उनको देखता हूँ सर। सर आपने जो क्वेश्चन किया है वो बहुत अच्छा है। ये एकॉस्टिक होता है, जैसे आपने प्रतिस्पर्धा बोला, एक बैटिंग करने के लिए आया है और जो टोटली ब्लाइंड है वो फील्डिंग भी कर रहा है। आपका क्वेश्चन ये है कि अब उसे थ्रो करना है स्टंप की तरफ को। सर 2 चीज है यहाँ पे। एक मैप तब बन रहा है जब उसने बैट से बॉल को खेला है, तो वो साउंड को फॉलो करता है, वो एक मैप हो गया। नाउ व्हेन ही स्टॉप्स द बॉल, जब वो बॉल को रोकता है, अब मैप चेंज हो रहा है। तो उस टाइम में उस मानचित्र को बदलने के लिए जो कीपर होता है या जो बॉलर होगा वो उसको गाइड करता है, इधर इधर इधर, देन ही थ्रोज द बॉल, तब वो थ्रो करता है बॉल। इस तरह से वो मानचित्र बनाता है सर। अच्छा, लेकिन ये जो जीत वाला जज्बा रहता है वो तो हर एक में रहता है ना सर? सर जीत वाला जज्बा, उसमें कोई कमी नहीं है सर, वो उतना ही रहता है। और उस जीत के बाद जश्न हम भी मनाते हैं और खुल के मनाते हैं सर, खुल के मनाते हैं। बिल्कुल बस वो मैं जरा वो उनकी फैंटन सिंह की जो आपकी दुनिया है ना सर, जी जी,
वही कहना चाहता था, जो आपकी फैंटेसी की जो अलग से दुनिया रहती है ना, जो टोटली ब्लाइंड रहते हैं, उनका जो फैंटेसी का जो मेंटल में वो क्रिएट करते हैं ना। मैं वहां पे आ रहा हूँ। जब पंकज को मैं लेके मूव करता हूँ ग्राउंड की तरफ, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ, पंकज इस स्टैंड पे इतने लोग बैठे हैं, यहाँ पे गर्ल्स भी यस हैं, यस यस यहाँ पे यस बॉयज भी यस हैं। तो दैट यस आई एक्सप्लेन हिम, एंड वो चेहरे पे उसके देखने को मिलता है, एंड ही एंजॉयज दैट क्राउड सर। आपका यही यस था। यस यस थैंक यू यस, सर, वही है वही वही। थैंक यू ओके थैंक यू। ओके। हाँ। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई अन्य पार्टिसिपेंट जिसके प्रश्न हो? कोई अन्य पार्टिसिपेंट जिसके प्रश्न हो? सर वैष्णवी पूछिए। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर मैं ये पूछ रही थी कि मतलब बॉलर को पिच और स्टंप का कैसे पता लगता होगा? शौकत जी प्लीज आप इसका आंसर दें। वैष्णवी पूछ रही हैं कि बॉलर को पिच और स्टंप का कैसे पता लगता है। शौकत जी आप अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। जी शौकत जी आपका माइक अनम्यूट हो गया। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। देखिए, आपने सवाल पूछा है, बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि ये जिज्ञासा हर एक व्यक्ति के अंदर होती है कि जब कोई टोटली ब्लाइंड होता है तो उसको कैसे पता चलता है। तो मैं आपको जो आपने क्वेश्चन किया है उसका भी जवाब दूंगा, उसके साथ साथ में जो ग्राउंड के अंदर जो हमारे जैसे, मैं टोटली B1 प्लेयर हूँ, मुझे भी दिखता नहीं है, टोटली ब्लाइंड हूँ। तो जो जिज्ञासा मेरी होती है पहले उसको मैं बताता हूँ, तो उससे मुझे लगता है और भी जो क्वेश्चन होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो जो B2 या B3 या जो कोच या मैनेजर जो होते हैं हमारे साथ में, जिनको दिखता है पार्शली ब्लाइंड होते हैं या जो पूरी तरीके से साइटेड होते हैं, उनसे हम क्वेश्चन करते हैं कि मेरे राइट में क्या है, मेरे लेफ्ट में क्या है ग्राउंड के बाहर, और कहाँ पे बैनर लगा है, कहाँ पे कौन सी टीम बैठी है। उसके बाद ये सब चीजें हम अपने दिमाग में लगा बैठा लेते हैं, क्योंकि आप लोग जो देख के काम करते हैं, आंखों से ही करते हैं ना, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सुन के और दिमाग में उसको बैठा लेते हैं, एक मतलब एक चित्र बना लेते हैं कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो अब जैसे आपने पूछा कि बॉलर को पिच का कैसे वो लगता है डिफरेंस, हम जब ग्राउंड में जाते हैं तो विकेट पे जब जाते हैं, जब फील्डिंग लगाता है जो पार्शली ब्लाइंड होता है, उससे सबसे पहले पूछते हैं हम किधर लगे, स्क्वायर लेग पे हैं या लेग ऑफ पे हैं। ये सब चीजें ज्ञान पहले ही ले लेते हैं। और दूसरी चीज, हमें हर एक दिशा का ज्ञान होता है, कवर किधर है, पॉइंट किधर है, गली किधर है। फिर उससे कीपर से पता चल जाता है, बॉलिंग से पता चल जाता है। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया था बॉलर को कैसे पता चलता है, जैसे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, वहां पे एम्पायर जो होते हैं उनसे वो स्टंप मुझे बताते हैं, मैंने स्टंप देखा, उसके बाद मैंने कीपर को आवाज दी, अपना हाथ दिखाया कि ये बॉल देखो मैं डालूंगा, मेरा हाथ सीधा है, तो वो मुझे बताएगा। अगर तब भी मुझे नहीं समझ में आता है तो पीछे से क्लैपिंग करेगा, ताली बजाएगा विकेट के पीछे। अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो हम लोग का जो स्टंप होता है वो अ, लोहे का होता है, उसके पीछे एक छल्ला लगा होता है, तो उसको घंटी को बजाएगा। फिर मुझे समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं रेडी बोलूंगा, रेडी बोलने के बाद फिर बल्लेबाज होगा, यस बोलेगा, उसका ये जो भी अंदर ने दिखाया था, ये क्रिकेट का समझ लीजिए इतना जुनून है। मैं अभी दिल्ली में हूँ और मुझे लखनऊ आना है, इसलिए मैं फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी इसके लिए। तो मैं ये हमेशा अपने साथ में ही रखता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेन में रहता हूँ या एयरपोर्ट पे रहता हूँ या बस स्टैंड पे रहता हूँ, सब लोग बोलते हैं आप लोग कैसे खेलते हैं, तो मुझे उसका जवाब बॉल दिखा के अपना वीडियो दिखा के बताना पड़ता है। और हालांकि बैट वैट तो अब तो बहुत है मेरे पास, लेकिन वो सब घर पे रहते हैं और साथ में नहीं रख सकता, लेकिन जहाँ एक जगह स्थायी रहता हूँ वहाँ पे वो भी रखता हूँ। तो ये चीज होती है। इसके अलावा अगर किसी के दिल में कोई सवाल हो तो आप पूछिए, तो मैं पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। हाँ सर, एक क्वेश्चन था, मतलब इस गेम से रिलेटेड नहीं है, मुझे लगता है कि डिफिकल्ट नहीं होता है हर बार, मतलब इट्स चैलेंज या प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि बहुत 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 प्रैक्टिस चाहिए होती होगी इन सब चीज़ों के लिए। दो डायमेंशन एंड जो भी ग्राउंड का है वो तो सब सेम होता होगा, पर वैसे तो डिफिकल्ट होता होगा, प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती होगी।
हेलो सर। जी शौकत जी, आपका माइक आप फिर से अनम्यूट कर लीजिए अपना। शौकत जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। आवाज जी जी जी। हाँ, बहुत सर अच्छा पूछा है आपने। हाँ, बड़ा मैंने सुन सस्पेंस लिया सा आपका। लगता है। हाँ जी सर। नहीं, बात आपकी समझ सकता हूँ। दरअसल क्या होता है ना, आप देख रहे हैं तो ये लगता है, लेकिन हाँ। आप कभी फील करिएगा, अपनी आंखों में एक बार पट्टी बांधिएगा और घर में हम्म। चलिएगा। उसके बाद आप एक दो बार जब बारांदे में अगर निकलेंगी, फिर हम्म। उसके बाद आपको लगेगा कि हम मैं टकरा जाऊंगी। हम्म। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा, मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, पैरों से पता चल जाएगा कि मैं दरवाजे के पास हूँ, या फिर उससे थोड़ा अनुभव लगेगा, उससे पता चल जाएगा कि मैं बारंदे में हूँ या रूम के अंदर हूँ। ऐसा ही होता है हम लोगों के साथ। धीरे धीरे एक प्रैक्टिस हो गई है, हम लोगों को डर नहीं लगता है। अगर सामने थोड़ा बहुत चोट लग भी जाती है तो इतना तेज नहीं लगती है। अब ये बॉल जो हम लोगों का इतना ये हार्ड होता है, इतना ये प्लास्टिक ठोस होता है, इतना मजबूत होता है, तो ये पैरों में हाथों में लग जाता है, लेकिन इतना असर नहीं करता है। वहीं अगर कोई मेरे साथ साइटे लड़के प्रैक्टिस करते हैं, उनके अगर लग जाता है तो वो बैठ जाते हैं, क्योंकि ये एक बार जब बॉल लगता है जहाँ पे, वहां पे वो मजबूत कर देता है, हाँ फिर सर। दोबारा चोट नहीं लगती है। तो ये चीजें होती हैं। जो लोग बीएड किए हैं या बीएड किए हैं, वो हाँ लोग जी। प्रैक्टिस करते हैं इसकी, चलने की, मोबिलिटी की। इसके बारे में विकास सर भी बेहतर बता सकते हैं कि हम लोग भी समझ लीजिए, एक देखने की जो आयस हमारी है वो सेंसरी कम है, लेकिन जो सूंघ के या फिर सुन के या फिर चख करके, तो ये सारी चीजें हमारी हैं। उन्हीं से हाँ हम जी। सारी चीजों को अपने अपने आप को उसी में ढाल लेते हैं। थैंक यू सर। सर एक बड़ा पर्सनल सा है वो, आप चाहें तो, पर मुझे लगता है कई बार हम हेल्प करना चाहें तो अच्छा लगता है किसी को हेल्प लेना। मुझे नहीं लगता है, जैसे मैं कई बार मैं देखती हूँ और मेरा इच्छा होती है, मन होती है कि मैं मतलब हेल्प करूँ। जैसे मेरे डेली रूटीन में कई लोग मैं देखती हूँ, एक ही दो लोगों को रेगुलर रूटीन में, वो एचएल में काम करते हैं, अपनी स्टिक के साथ जाते हैं। मैं उनको बहुत सालों से देख रही हूँ। पर इनिशियली मुझे लगता था, फिर मुझे लगता था कि नहीं, मतलब वो अपना इतने इंडिपेंडेंट है कि मैं जाके मतलब मुझे हेल्प करना तो अच्छी चीज नहीं लगेगी। मतलब उनको जब वो खुद इतने इंडिपेंडेंट है, मुझे उनकी उस पर बहुत ही अच्छा फील आता है कि देखिए मतलब इतने सालों से मैं उनका वही रूटीन देख रही हूँ। अपने मेरे नेबर हैं जो मेरे आस पड़ोस में, मतलब मेरी लोकेलिटी में है, तो मतलब वाकई बहुत हिम्मत या उसकी बात है। मतलब उन ऐसी हेल्प लेना अच्छा भी लगता है कि नहीं? नहीं भी लगता होगा शायद, नहीं, अगर हम किसी को आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करें। आप कैसा सोचते हैं? स्टार्टिंग में इनिशियली लगता था कि कोई हेल्प करे, या बाद में जाके आपको लगा कि नहीं नहीं नहीं, मतलब इस क्योंकि खुद ही स्ट्रगल है, खुद ही लड़ना है अपनी लड़ाई से। शौकत जी। सब पर्सनल सर, जब चाहें तो आप दे जी, सकते हैं आवाज आ आंसर। रही है? हाँ हाँ आ रही है शौकत सर, आपकी आवाज आ रही है। फिर आपका माइक म्यूट हो गया है शौकत जी। शौकत जी आपका माइक म्यूट हो गया है। मंजू मैडम, हाँ जी सर। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। हाँ सर, आप प्लीज। मेरा मन में एक्चुअली आता है, मतलब मैं जितने भी हाँ, आवाज आ रही है? जितने हाँ शौकत जी प्लीज आवाज बताइए, आ आप रही है? प्लीज बताइए, आ रही है आपकी आवाज। देखिए मैम, क्या होता है कि हम लोगों का एक क्षेत्र होता है, जैसे अब यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ हाँ जी। या फिर ग्राउंड में खेल रहा हूँ, वहां पे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप लोग एक अनजानी जगह पे कहीं पेपर देने जाते हैं, हाँ जी। सेंटर पे, या कहीं घूमने के लिए गए हैं, या कोई मॉल आपको नहीं पता है, आप वहां जा रहे हैं, जैसे आप लोग पूछते हैं, वैसे हम लोगों को भी हेल्प की जरूरत पड़ती है। हाँ जी। और इस समय टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे हो गई, तो हम लोग भी गूगल मैप का टॉक बैक के जरिए से इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी जैसे नाइट का टाइम होता है, रोड बहुत ज़्यादा चल रही होती है, तो हेल्प की जरूरत पड़ती है रोड क्रॉस करने में, या अनजाने जगह में तो पूछना पड़ता है। इसके अलावा
उस तरीके अगर देखें कि हम जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे किसी चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, और अगर आपका मतलब किसी का भी मन है हेल्प करने का तो पूछना चाहिए। मैं अदर स्टेट में गया हूँ, जैसे दिल्ली में हूँ या फिर शकुंतला मिश्रा के आसपास में हूँ, जो लोग रहते हैं साइटेड लोग, वो लोग अगर लगता है उनको कि ये कोई कंफ्यूजन में है या ये कहीं जाना चाह रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो अपनी मर्जी से पूछ लेते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, कि आपको कहीं जाना है क्या, कि आपको रोड क्रॉस कराना है क्या। तो ऐसे लोग सपोर्ट कर देते हैं उनको, मतलब जो आसपास में रहते हैं उनको ये पता रहता है कि इसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो क्षेत्र से टच में नहीं रहते हैं, तो दिव्यांग के बारे में या दृष्टिबाधित के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं होता है, तो वो लोग थोड़ा हिचकिचा जाते हैं कि इनसे हम कैसे पूछे, कुछ बोल ना मान दे। तो ये दिल में सवाल होते हैं लोगों के, लेकिन ये पहले में अब में बहुत परिवर्तन हो गया है। और पहले पहले और में परिवर्तन हो गया है, तो लोग सपोर्ट करते हैं और हेल्प भी करते हैं। जो अनजाने जगह पे हेल्प की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, अगर कहीं हम जान पहचान जगह पे हैं तो वहाँ इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने काम हम अच्छे से और अकेले ही कर लेते हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो दृष्टिबाधित चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ये एक जो आप लोग जैसे ऊन के कपड़े बुन लेती हैं या फिर मोमबत्ती बना लेते हैं या फिर कुर्सी बुनना हुआ, या फिर इसके अलावा जो जो महीन काम है, इससे भी महीन है, मान लीजिए कंप्यूटर लैपटॉप तो सब चला ही लेते हैं, मैक्सिमम एंड्रॉयड फ़ोन हम भी चलाते हैं जैसे आप लोग चलाते हैं। जो ये जो महीन काम है, जो बहुत कठिन काम हो सकते हैं, ये सब काम भी एक दृष्टिबाधित चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो आसानी से कर लेता है। इसकी ट्रेनिंग ली जाती है, जो देहरादून में बहुत सी ट्रेनिंग मिलती है, दिल्ली में ट्रेनिंग, और भी बहुत से एनजीओ हैं जिसके लिए विकास से बेहतर बता सकते हैं। मैम थैंक यू सर। थैंक यू शौकत जी। सर मैं राधिका आहूजा। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं पटियाला स्कूल फॉर द ब्लाइंड में पढ़ती हूँ, +1 क्लास में। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अब हम लोग, हमारे स्कूल में भी सिखाया जाता है क्रिकेट, हम खुद भी खेलते हैं, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि और कौन कौन से सेंटर्स है जहाँ पे इसकी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है? मैं चाहूंगा कि इसका आंसर हमें नरेश सर दें। नरेश सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। बिल्कुल, ये क्वेश्चन है और कौन कौन से सेंटर्स हैं। तो आप जहाँ पर पढ़ रही हैं अगर पटियाला में, वहाँ पर आप कर सकते हैं ट्रेनिंग, वहाँ पर है। और उसके बाद में जितने भी हैं, जैसे दिल्ली में है जो PRA है, और उसके बाद में देहरादून में है जो NIPVD, वहाँ पर है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान। और ये क्रिकेट के लिए और बाकी सब गेम्स के लिए भी यहाँ तो ऑलमोस्ट सारे गेम्स चलते हैं, क्योंकि मैं ही देखता हूँ गेम्स। और साथ में आपको अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट में बैंगलोर में काफ़ी अच्छे कैबी हमेशा इनिशिएटिव लेता रहता है। और साथ में फुटबॉल की बात करेंगे, ब्लाइंड फुटबॉल की, तो आपका कोची में IBFF जो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन है कोची में, उनके द्वारा कई सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं। थैंक यू सर। राधिका जी। सर मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्लाइंड गर्ल्स की फुटबॉल टीम भी तैयार हो रही है सर, क्या ये सही है सर? बिल्कुल विकास सर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बार थोड़ा सा ये जो पेंडेमिक का दौर चल गया, लेकिन नहीं तो बहुत जल्दी ही, क्योंकि साउथ अफ्रीका में था और उसके बाद में वो होना था, और उसके बाद में हमारी टीम भी तैयार है। हमारी इन द सेंस की इंडिया की टीम तैयार है, उसमें काफ़ी बैंगलोर से है और इवन NIPVD जो यहाँ पर है देहरादून में उससे भी है। तो ओपन ट्रायल रखते हम या नेशनल रखते, इस तरह का होता कुछ प्लान था, लेकिन अभी फिलहाल टीम हम ये मान सकते हैं कि अगर होगी तो इंडिया की टीम रिप्रेजेंट करेगी, इंडियन वुमेन ब्लाइंड फुटबॉल टीम। थैंक यू नरेश सर, आपका सर। बहुत बहुत। हाँ मंसूरी सर प्लीज। हाँ सर, नागेश सर से मेरा एक क्वेश्चन है। नरेश सर से जी जी। हाँ नहीं, नागेश जी से जी पूछिए सर। हो, आज इतना ये CRC लखनऊ काम कर रही है सर,
बहुत बढ़िया, क्योंकि गुजरात में मैं तो ये देख रहा हूँ कि इतना जो नॉलेज है वो हमको यहाँ मिल रहा है। तो नागेश सर, मंसूरी जी आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए। मंसूरी जी आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ 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 हाँ, हेलो जी जी, हेलो, हाँ हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। तो नागेश सर से मेरा, हाँ तो मेरा निवेदन ये है कि ये जो विजुअल एम्पायर्ड हैं उनके जो ड्रामा है उसके लिए भी अगर एक वेबिनार हो जाए आपकी तरफ से और तज्ञों को बुलाया जाए तो उसमें भी काफी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि ड्रामा अभी ये बच्चे जो कर लेते हैं हम करा भी लेते हैं, तो ये मैं रखता हूँ प्रस्ताव। और दूसरा जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं सर, बहुत बढ़िया दे रहे हैं, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। लेकिन ये जो एक है उसमें थोड़ा कलर चेंज किया जाए तो क्या है कि वो जो सर्टिफिकेट है उसकी जो अहमियत है और बढ़ जाएगी। क्योंकि जितने भी सर्टिफिकेट आ रहे हैं उनमें सब्जेक्ट तो नागेश जी बहुत बढ़िया आप टीम कर रही है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग कलर से चेंजिंग हो जाए। जैसे कि क्रिकेट है, अगर क्रिकेट का लोगो आ जाए वो सर्टिफिकेट उनको पता चल जाएगा कि नहीं ये मैंने क्रिकेट का किया हुआ था और उसका ये लोगो है। ये मेरा मानना है, अगर हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। धन्यवाद। हेलो, मैं भी बात करूं? हेलो हेलो बिल्कुल मंसूरी जी, आपकी जो भी हेलो। आपने अभी हम लोगों के समक्ष जो सजेशन रखा है उस सजेशन पे विचार किया जाएगा और विचार क्या उसको पूरा किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मालती जी आपका कोई प्रश्न है जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि टाइम जो है हाँ वो जी सर, जल्दी मेरा जल्दी आगे क्वेश्चन जा रहा ये है। है जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी एक बच्ची ने पूछा था ट्रेनिंग के लिए, तो सर बच्चों को ये पर्टिकुलर कोई टाइमिंग होती है या कोई कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, हम बच्चों को भेज सकते हैं? मैं टीचर हूँ, स्पेशल एजुकेटर, तो इसकी नरेश इंफॉर्मेशन सर कहाँ से प्लीज, मिलेगी? नरेश सर प्लीज आप मालती जी के प्रश्न का जवाब दें। बिल्कुल। मालती मैम नमस्कार पहले तो, और आपने जो पूछा है कि नमस्कार इसका सर। ड्यूरेशन और वो, जी मैं आपको बता देता हाँ हूँ। जी। आप सोशल मीडिया में, आप इंस्टा में मुझे देख सकते हैं, नरेश सिंह नयाल, जितने भी लोग हैं, क्योंकि ओके मैं सर। स्पोर्ट्स की अपडेट मेरी ज्यादा वीआई से रिलेटेड रहती है। और उसके बाद में जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है, जो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण है, यहाँ पर अभी डॉक्टर हिमांशु दास डायरेक्टर हैं। तो अभी तो अलग ओके दौर चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी जैसे आपने कहा कि आप एक स्कूल में हैं और स्पेशल एजुकेटेड, तो अगर आप लोग ऑफिशियली मेल भेजेंगे तो हो सकता है ऐसा कोई प्रोविजन निकल के आ जाए कि आपके वहाँ पे आके ट्रेन कर सके, 1 हफ्ते का ट्रेनिंग, ताकि आपको पता लग जाए कैसे होता है। और या फिर आपके वहां से 1-2 लोग इधर आ जाए तो वो दोनों तरफ से हो सकता है मैम। ओके सर, मैं भी कुछ बात थैंक यू कर सर। सकूं क्या? सर थैंक यू तो सर। कोई इसमें कोई मैसेज डाल दीजिए जिसपे हम कंफर्म कर सकें या इन्फॉर्मेशन गेट कर सकें। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। सर जी मैं कुछ बात कर सकता हूँ? मैं डॉक्टर इनाम खान, सागर एमपी हाँ से। हाँ, डॉक्टर साहब बोलिए बोलिए, डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ नमस्कार नमस्कार। मैं नमस्कार। डॉक्टर इनाम खान हूँ, पैरा ओलंपिक एमपी का चेयरमैन हूँ। और हम लोग भी पिछले 25 साल से डिसेबिलिटी का वर्क कर रहे हैं, और सेरेब्रल पॉलिसी का, खासकर बच्चों का। तो अभी हम सेरेब्रल पॉलिसी बच्चों का फुटबॉल के ऊपर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। और इसमें आपका, मैं सीआरसी लखनऊ का तो मैं तो धन्यवाद दूंगा कि मैं इतने सारे प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ। हर जब भी होता है मैं अटेंड करता हूँ, इसलिए कि लोग भी मुझसे जुड़े और मैं लोगों को देखूं और उनकी बातों को मैं समझूं और वो क्या चाहते हैं। तो चूँकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और साथ साथ में मैं स्पेशल एजुकेटर भी हूँ, तो मैं एक पेरेंट भी हूँ। तो रिहैबिलिटेशन का जो भी फील्ड है मैंने छुआ है, और इससे लोगों को फ़ायदा हो। तो इसलिए एमपी में तो हम काम कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि हम आप लोग के साथ मिलके भी काम करें। तभी याद कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। आपने जो एक साथ काम करने की बात कही, हम इस पे विचार करेंगे और आपसे भी बात करेंगे। थैंक यू हाँ सर, बिल्कुल बहुत ना। बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू, अब वेलकम। समय आगे बढ़ रहा है, टाइम हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि इस गुड आफ्टरनून कार्यक्रम सर। को एक्सक्यूज मी सर। सर मेरा एक राहुल सवाल जी, है सर। राहुल जी प्लीज पूछिए। जी, सबसे पहले बात तो सर सीआरसी लखनऊ की तरफ में, लखनऊ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है दिव्यांगों के लिए जो आगे आए हैं। दूसरी चीज सर, मेरा एक सवाल है सर कि ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट का शायद साई करके कोई होता है हॉस्टल,
जहाँ पे स्पोर्ट्स से जुड़े कई चीजें से ट्रेनिंग दी जाती है, साई करके, सेंट्रल गवर्नमेंट से शायद, इसके विषय में सर। नरेश सर, आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है? प्लीज नरेश तो सर। सर हम ये चाहते हैं सर कि साई से ही संबंधित हम दिव्यांगों के लिए एक ट्रेनर रखा जाए, जिससे हम लोगों के लिए जनपद स्तर या मंडल स्तर पे हम लोगों का उनको जो ट्रेनिंग दे, वो कोई डिसेबल या अपना साथी ही ट्रेनर बन के आए, जिससे हम लोगों को आसानी से इसमें मैं ट्रेनिंग इसको जानकारी देना चाहूंगा। प्राप्त कर बिल्कुल सकें। इसको जानकारी देना चाहूंगा मैं। राहुल जी जी सर जी। मैं जानकारी देना चाहूंगा, इसका आंसर मैं देना चाहूंगा। जी सर। मैं एक्चुअली क्या है, साई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है साई की, तो उसमें क्या है, सामान्य बच्चों को खेल का ट्रेनिंग दिया जाता है। पर साई ने अभी पैरा ओलंपिक को अडॉप्ट किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने भी और भारत सरकार ने भी अभी 50 करोड़ रुपया पैरा ओलंपिक के गेम्स के लिए जारी किया। उसके लिए ग्राउंड तैयार हो रहा है, और उसमें सारे डिसेबल्ड बच्चों को वहाँ पर उनकी क्षमता अनुसार चयन करेंगे, जिसमें मैं भी एक मेंबर हूँ, और उनको वो ट्रेनिंग देंगे, जो कि हम स्टेट लेवल और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों का हम चयन करके उनको खेल के आधार पर भेजेंगे, बाहर भेजेंगे, और वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भारत सरकार डिसेबल बच्चों के बारे में सोच रही है। इसके लिए तो साई के लिए अतिरिक्त जरूरत नहीं है, पैरा ओलंपिक से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। जैसा कि सर उत्तर प्रदेश के मैं रायबरेली जनपद का रहने वाला हूँ सर। यहाँ पे मेरे यहाँ जनपद में साई है, तो मैं 2-3 बार प्रयास भी किया हूँ वहाँ पे, तो बोले डिसेबल्ड के लिए यहाँ पे अभी कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या आने वाले समय में कुछ उम्मीद? मैं एक जानकारी और दे दूँ। भारत सरकार का एक लेटर है, वो मैं लेटर इशू, यदि मेरा पर्सनल इसमें ईमेल है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। भारत सरकार ने आपको एक लिंक दी हुई है, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। जी सर जी। पैरा ओलंपिक की वेबसाइट पे आप जाइए, उसमें डिसेबल्ड बच्चे का पंजीयन फॉर्म है, कोई नॉमिनेशन, कोई पैसा नहीं लगना उसमें। आप अपना पंजीयन कराइए, अपना विकलांगता प्रमाण पत्र दीजिए, फोटो डालिए, आईडी कार्ड डालिए, आधार कार्ड डालिए, मोबाइल डालिए, ईमेल डालिए, आप पंजीकृत हो जाएंगे। जितनी भी डिसेबिलिटी की आप ट्रेनिंग होंगी, वो आपको इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे मिल जाएगी, आपके मैसेज पे मिल जाएगी। ऐसा है, आप पंजीकृत हो पहले। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। नरेश सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं आता हूँ सर इस पे। थैंक यू डॉक्टर सर, पहले तो आपका धन्यवाद। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आ रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से ग्राउंड लेवल पे, जो राहुल का असली क्वेश्चन है उस पर आ रहा हूँ। राहुल जी का क्वेश्चन ये था कि ट्रेनिंग के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो लोकल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का है और पैरालंपिक का जो अभी ग्वालियर में बनने जा रहा है, वो बात की बात है, बहुत लंबा समय नहीं, है। ग्वालियर में नहीं हो रहा, ग्वालियर से कैंसिल हो गया वो, अब वो गुजरात जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ, आपका सबसे बेस्ट है, आप जो वहाँ पे लोकल को जाके मिलिए और उसके बाद में उनसे बात कीजिए आप कि आप करना क्या चाहते हैं। आप ये मत बोलिए कि मुझे भी कराइए, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। बात वही है। आप ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, आप वहाँ जाइए और उनसे बोलिए कि सर मैं आपके अंडर करना चाहता हूँ, आप मुझे सिखा सकते हैं। उनको दिक्कतें आएंगी, वो इसलिए आएंगी क्योंकि अभी इंडिया में कोचिंग का कोई है नहीं, पैरा स्पोर्ट्स का, ठीक है, कोचिंग का कोचेस के लिए नहीं है, ट्रेनर्स प्रोग्राम अभी नहीं है। जितने भी होते हैं वो इनवाइट करते हैं हम, और उसके बाद वो कराया जाता है। क्योंकि मैं खुद NIS क्वालिफाइड हूँ, तो मैं बता सकता हूँ वो चीज। तो इसलिए क्या है कि जब आप लोकल हैं राहुल जी, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, स्पेशल एजुकेटर खासकर, और डॉक्टर सर ने बड़ा अच्छा बताया, लेकिन जितने लोकल लेवल पे आप लोग, जो आपके वहाँ पे सेंटर्स हैं साई के, वहां आप जाइए और लोकली मिलिए कोचेस से, वो जरूर हेल्प करेंगे। मैं खुद कई जगह से जब मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं वहाँ का लोकल जो कोचेस है उनको ढूंढने की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे एक फायदा है कि मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कहाँ पर कौन सा है। तो आप लोकली कर सकते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहूंगा, आप सभी से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि इस सीरीज का दूसरा पार्ट, कल मेहराम जी, सर, मैं जी हाँ, पूछिए मेहराम जी, पूछिए, क्योंकि समय हो रहा है। सर, साई स्टेडियम में जहाँ तक प्रैक्टिस की रही है बात, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की है और मुझे उन कोचेस ने वहाँ पर सपोर्ट भी किया है। मैं राजन बाबू बोल रहा हूँ।
मेहराम जी जल्दी से पूछिए। मेहराम जी, राजन बाबू धन्यवाद आपका। मेहराम जी। सर पहले तो आपको नमस्ते सभी को। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए सर्टिफिकेट भी मिलता है क्या? भाई ये सर्टिफिकेट आपको एक लिंक जाएगा आपके जो भी चैट बॉक्स है उसमें एक लिंक जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे, उसका फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस टॉक को, इस मोटिवेशनल टॉक को यहीं पे समाप्त करें, क्योंकि कल हम फिर एक साथ जुड़ेंगे मोटिवेशनल टॉक सीरीज 2 में, और हमारे साथ होंगे दूसरे मेहमान जो कि दूसरे स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। और मैं आज की इस मीट में जुड़े जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी डायरेक्टर महोदया श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का, जो कि हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की निदेशक महोदया हैं, निदेशिका महोदया हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके जो भी उनका मोटिवेशन मिलता है उसकी वजह से हम इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं। साथ साथ में धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर का, जो कि अभी भी हमारे इस मोटिवेशनल टॉक से हमसे जुड़े हुए हैं और एक एक बात, एक एक क्वेश्चन उन्होंने सुना है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर हम लोगों के लिए एक ऊर्जा स्रोत हैं और सदैव हम लोगों को मोटिवेट करते हैं इस तरीके के कार्यक्रम करवाने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री महंतेश जी का, जो कि हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित किया और क्रिकेट के बारे में, समर्थनम ट्रस्ट का क्या रोल है क्रिकेट में, उसके बारे में हमें जानकारी दी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे फुटबॉल के, जो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल है उसके कैप्टन श्री पंकज राणा सर का, जो कि हमारे लिए सच में एक रोल मॉडल हैं, हम सभी के लिए रोल मॉडल हैं। पंकज राणा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस मोटिवेशनल टॉक में अपना समय देने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री शौकत अली सर का, जो कि उत्तर प्रदेश ब्लाइंड क्रिकेट के कैप्टन हैं, और मैं उनका बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें समय दिया और हमारे इस मोटिवेशनल टॉक में हमारे साथ जुड़े रहे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री नरेश नयाल सर का, जो कि NIPVD में कार्यरत हैं और एक फिजिकल एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर और साथ साथ में एक अच्छे कोच की भूमिका अदा कर रहे हैं। और सर बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड को तराश रहे हैं जिससे कि वो भविष्य में खेलों में नाम कर पाएं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी IT टीम का, जो कि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है और इस वेबिनार को सफल बनाने में पूरा योगदान दे रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सहयोगी आदरणीय नागेश पांडे सर का, जिनकी वजह से हम इतने सारे पार्टिसिपेंट को एक पटल पर इकट्ठा कर पाते हैं, एक पटल पर ला पाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जितने भी CRC के टीम मेंबर हैं उन सभी का, क्योंकि उन सभी के सहयोग के बिना इस तरीके की मोटिवेशनल टॉक शायद संभव नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम में जुड़े तमाम हमारे पार्टिसिपेंट का, जो कि कई क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा नाम है। वो टीचर भी हो सकते हैं, वो पर्सन्स भी डिसेबल्ड भी हो सकते हैं, वो कोई भी हैं जो हमारे इस मोटिवेशनल टॉक में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए CRC लखनऊ की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से, अपने मंत्रालय की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, इसी उम्मीद के साथ कि कल की मोटिवेशनल टॉक में हम लोग फिर एक साथ मिलेंगे, फिर एक साथ जुड़ेंगे, नए सवाल होंगे और शायद हमारे एक्सपर्ट उन सवालों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत मजा आया सर इस टॉक में जुड़ के। थैंक यू राधिका, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हेलो, थैंक यू सो मच सर। हेलो, हेलो, हेलो,
जी बताइए। हाँ जी, कौन? हाँ जी बोलिए। जी मैं राहुल बोल रहा हूँ। हेलो। करेक्ट। हाँ जी हेलो। हाँ कह रहे टाइमिंग जी वही होगा क्या? जी टाइमिंग जो चल रहा है वेबिनार का वही सेम रहेगा कि मतलब कुछ चेंज करेंगे? हाँ हाँ लिंक सेम आप रहेगा सर से एक बार बात कर लीजिए विकास सर। हेलो हेलो विकास सर। हेलो जी हेलो। हेलो राहुल जी, जी 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 बोलिए। मैं उस सर्टिफिकेट के बारे में पूछना चाहता हूँ, वो मेल पर आता है या फिर व्हाट्सएप पर आता है? भाई कल होगा ना, ये टाइमिंग भी यही रहे, लिंक आ जाएगा। जब कल जुड़ोगे तो सारी जितनी भी जानकारी आप सर से ले सकते हो कल। आपका कोई आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था टाइमिंग के लिए। कल 11 बजे से ही निर्धारित समय जो हमारा 11 बजे है, 11 बजे अच्छा से ही ये मोटिवेशनल टॉक स्टार्ट होगी। कल और कल के बाद परसों, मतलब कल 21 यानी तारीख है और 22 तारीख दोनों को मोटिवेशनल टॉक हमारा चलेगा। यानी कि 3 दिवसीय है प्रोग्राम, ठीक है सर? बिल्कुल 3 दिवसीय प्रोग्राम।